नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गद्दार देशभक्त पार्ट 2। धत तेरी की। नीलिमा ने दोनों हाथ थोड़े ऊपर उठाकर वापस स्टीयरिंग पर पटके। तुमने तो यार गोबर कर दिया सारी बात का। मैं तो समझी थी कैटरीना से प्यार करने लगे हो, दीपिका पादुकोण को चाहने लगे हो या कंगना रनावत दिल में बस गई है। तुम जानती हो नीलम, लड़की के नाम पर मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। या मेरे रब, सारे डर खत्म होते ही मारे खुशी के नीलिमा की आंखें डबडबा आई थी। गाड़ी न चला रही होती तो इस बात पर थोबड़ा चूम लेती तुम्हारा, और कई जन्मों तक चूमती ही रहती। डर गई थी ना? हाँ, डर तो गई थी, लेकिन अपने देश से कौन प्यार नहीं करता। मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच ये मुल्क से प्यार कहाँ से आ गया? मैंने कब कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वतन से प्यार न करना? तुमने तो नहीं कहा, मगर डरता हूँ। किस बात से? कहीं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी? वो कैसे? नीलम, एकाएक अर्जुन गंभीर हुआ। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पिता देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर है, मुल्क के सच्चे सिपाह सलार है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह मुल्क का सिपाही बनना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी, लेकिन कोई ख़ास वजह? जब मैं अखबारों में आतंकवादियों की करतूत पढ़ता हूँ या जब टीवी पर उनके द्वारा मारे गए बेगुनाहों के फोटो देखता हूँ, उस बर्बादी को देखता हूँ जो उनके बमों ने की होती है, तो कहता कहता वह रुक गया। जोश की ज़्यादती के कारण आवाज़ कांपने लगी थी। नीलिमा ने एक बार फिर सड़क से आंखें हटाकर उसकी तरफ देखा और दंग रह गई, क्योंकि उसे अर्जुन का चेहरा नहीं बल्कि दहकते ज्वालामुखी सा लगा था। बड़ी मुश्किल से बस वह इतना ही कह सकी थी। तो लोग जिन अखबारों को पढ़कर अखबार एक तरफ फेंक देते हैं और चाय बिस्कुट उड़ाने लगते हैं, उन खबरों को पढ़कर मेरा खून खौलने लगता है। ज्वालामुखी के अंदर से शब्द लावा बनकर निकलने लगे थे। मैं अपनी माँ भारती के लिए तड़पने लगता हूँ। आज इस मुल्क में हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। भारत माता की करह की किसी को भी परवाह नहीं। हर नौजवान बस खुद की ही तरक्की करने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि हमारा मुल्क रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। इस मुल्क के आंसू किसी को क्यों नज़र नहीं आते? और इतना कहकर वह बुरी तरह हाँफने लगा था। नीलिमा ने एक बार फिर पूछा, और मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, किसी और के साथ क्यों नहीं? मैं बताऊँ ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? तो तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। तुम बता सकती हो? क्योंकि तुम्हारी रगों में पुश्तैनी देशभक्तों का खून बह रहा है अर्जुन, नीलिमा कहती चली गई। तुम्हारे दादाजी परमवीर चक्र विजेता थे। दुश्मनों के साथ टैंक ध्वस्त करने के बाद दम तोड़ा था उन्होंने,
और तुम्हारे पापा भी इंटेलिजेंस में है, वहाँ वे भी वही काम कर रहे हैं जो तुम्हारे दादाजी ने किया था। शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद इसीलिए मेरे अंदर से भी बार बार एक सिपाही बनने की आवाज़ आती है। दिल चाहता है कि देश में धमाके करने वालों के परखच्चे उड़ा दो। क्या? अर्जुन सकपकाया। देश के दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दो, बन जाओ मुल्क के सच्चे सिपाही। आदमी को वही बनना चाहिए अर्जुन, जो बनने की आवाज़ उसके अंदर से आ रही हो। अपने अंदर की आवाज़ सुनने के अलावा इंसान को किसी और की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ, तुम्हारी नीलम। उस राह में मैं कुर्बान हो सकता हूँ तो तुम्हारी चिता की राख भर लूँगी अपनी मांग में। अर्जुन के मुंह से चीख सी निकल गई। नीलम, इसीलिए डरते हो ना, इसलिए टाले जा रहे हो ना शादी को, कि कहीं किसी दिन तुम्हें तुम्हारा देश न बुला ले और तुम्हारी नीलम विधवा न हो जाए। यही डर दुविधा में फंसाए हुए है ना तुम्हें। इस बार अर्जुन कुछ बोल न सका। नीलिमा की तरफ इस तरह देखता रहा जैसे गाड़ी ड्राइव करती उस लड़की ने सड़क की तरफ देखते देखते उसके दिल में लिखी हर इबारत पढ़ ली हो। वैसे तो यह कोई तर्कपूर्ण बात न हुई अर्जुन की। तुम इस डर से शादी ही मत करो कि एक दिन वतन पर शहीद हो जाओ। नीलिमा कहती चली गई। सिपाही क्या शादी नहीं करते? शहीद क्या घर नहीं बसाते? बसाते हैं। तुम्हारे दादा ने बसाया, तुम्हारे पिता ने बसाया, तभी तो देश को तुम्हारे पिता और उसके बाद तुम जैसा देशभक्त मिल सका। लेकिन इस तर्क के साथ मैं तुम्हें खुद से शादी करने के लिए विवश नहीं करूँगी। वादा करती हूँ। तब तक तुम्हारे सामने शादी का नाम तक नहीं लूँगी, जब तक तुम्हारे दिल से यह खौफ नहीं निकल जाएगा कि मैं विधवा हो सकती हूँ। तो थैंक यू। अर्जुन की आंखें भर आई। थैंक यू नीलम। पर एक बात बताऊँ? बोलो। मुझसे शादी करके फ़ायदे में रहते। वो कैसे? एक ज्योतिषी ने बताया था कि मेरे हाथ में वो लकीर है जो बताती है कि मैं अंतिम सांस तक सुहागिन रहूंगी। जब चिता पर लिटाई जाऊंगी तो मेरे माथे पर बिंदी होगी, मांग में सिंदूर होगा। तो तुम तो मजाक करने लगी। यह मजाक नहीं है गधे। और एक फैसला मैंने भी कर लिया है। क्या? मैं भी सिपाही बनूंगी। क्या? अर्जुन उछल पड़ा। डंक मार दिया क्या बिच्छू ने? ये तुम क्या कह रही हो नीलम? पागल हो गई हो क्या? तुम एक ऐसे पिता की इकलौती बेटी हो जिनका अरबों खरबों का कारोबार सारे भारत में फैला हुआ है। तुम्हें उनका व्यापार संभालना है। वे क्या तुम्हें नौकरी करने देंगे? इतना जल्दी भूल गए? मैंने कहा था कि इंसान को अपने दिल की आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। और अब जो मेरे दिल ने कहा वह मैंने तुम्हें बता दिया। नीलम, जज्बातों में मत बहो। वो इंसान ही क्या जो जज्बातों की गंगा में न नहाए। और मैं पापा को मना लूँगी खुद को सिपाही बनने देने के लिए। हाँ। कैसे? मेरे पास तर्क है। कैसा तर्क? पापा मुझे अक्सर बताते हैं कि शुरू में उनकी और मम्मी की बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर तकरार हो जाया करती थी। तकरार का कारण था क्रिकेट। पापा को क्रिकेट का बहुत शौक था। जब मैच आता था तो वे सारे काम छोड़कर टीवी से ही चिपके रहते थे और मम्मी को क्रिकेट के बारे में ABCD भी मालूम नहीं थी। वे पापा के
टीवी से चिपकने पर झुंझलाती थी। तब पापा ने कहा था कि पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशगवार बना रह सकता है जब दोनों एक दूसरों की रुचियों में रमे, उनमें दिलचस्पी ले। तब मम्मी ने कहा था, जब मुझे क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो मैं कैसे दिलचस्पी लूँ। तब पापा बोले, तो क्रिकेट के बारे में नॉलेज लो। और मम्मी की समझ में बात आ गई। वे क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी, पापा के साथ मैच देखने लगी और जल्दी ही पापा के साथ क्रिकेट पर बात करने लगी। तकरार बंद हो गई, दोनों की लाइफ खुशगवार हो गई। यह सब क्या कह रही हो तुम? जब मैं पापा को बताऊंगी कि अपनी लाइफ को खुशगवार बनाने के लिए मैं इसलिए सिपाही बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अर्जुन सिपाही बनना चाहता है, तो कैसे इनकार कर सकेंगे वे? कौन से तर्क के साथ मुझे सिपाही बनने से रोकेंगे? अर्जुन का मुंह खुला जरूर, लेकिन कहने के लिए कुछ सूझा नहीं। वह बोली, तुम्हें तो लकवा मार गया यार, सिपाही बनना इतना आसान भी नहीं है। उसने कहा, मुश्किल काम करने का ठेका क्या तुम्ही ने उठा रखा है? मतलब मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ? तुमसे एक ही क्लास तो पीछे हूँ और नंबर भी तुमसे कोई खास कम नहीं आते। और फिर मेरे होने वाले ससुर साहब इतने बड़े इंटेलिजेंस अफसर है, क्या वे मेरे कहने पर अपने डिपार्टमेंट में छोटी सी नौकरी भी नहीं देंगे? पापा को यह हरगिज मंजूर नहीं होगा, मेरा सिपाही बनना। हाँ, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। तुम्हारे पापा को मेरी जीत पूरी करनी पड़ेगी और मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुल्क के लिए अपने हर मिशन पर तुम एक मजबूत चट्टान की तरह मुझे हमेशा अपने साथ खड़ी पाओगे। यह नहीं हो सकता नीलम, यह कभी नहीं हो सकता। अब तो यह होकर रहेगा मेरे साजन। समझ लो कि आज से मेरे जीवन धारा बदल चुकी है। अब मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी और मुल्क के लिए अपनी जान दूंगी। नीलिमा के दिमाग में उस वक्त अपने ही शब्द गूंज रहे थे जब एक हॉकी से यू शेप वाले सिरे ने उसकी ठोड़ी ठकठकाई और कान में अमजद की आवाज़ पड़ी। क्या सोचा? तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।